हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की पॉलिटी के अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्थानीय शासन। तो चलिए स्थानीय शासन के बारे में अध्ययन करते हैं और जानेंगे स्थानीय शासन क्या होता है, स्थानीय शासन का क्या महत्व है। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि पॉलिटी का कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। शुरुआत करते हैं हम स्थानीय शासन से। स्थानीय शासन का अर्थ होता है गांव, जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लोकल स्तर पर शासन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय शासन। यह आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से और कम खर्च में हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि शहरों में जो वार्ड होते हैं, वार्ड पंच होता है और मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, और मेयर चुना जाता है नगर निगमों में। और ऐसे ही अगर गांव की बात करें तो पंच, सरपंच, प्रधान, इस तरह से शासन चलाया जाता है। तो वह किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय शासन के अंतर्गत आता है। स्थानीय शासन में लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? देखिए, सार्थक भागीदारी और जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं, वे काम स्थानीय लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के हाथों में रहने चाहिए। आम जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है। तो देखिए, जो नॉर्मल जनता होती है वो सीधे-सीधे स्थानीय शासन से परिचित होती है, स्थानीय चुनावों का प्रतिनिधित्व करती है और स्थानीय राजनीति को जानती है। अब हम बात करते हैं भारत में स्थानीय शासन के विकास की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय को सभा के रूप में जाना जाता था। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय यानी कि स्थानीय शासन की शुरुआत जो हुई है वह 1882 के बाद अस्तित्व में आई है। उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। क्या नाम दिया जाता था? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके बाद अनेक प्रांतों में क्या बनी? ग्राम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी स्थानीय शासन की जो आर्टिकल 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो स्थानीय शासन की बात को जब संविधान बना तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो स्थानीय शासन की बात है वह क्या पहले से ही संविधान में मौजूद है, तो उसका आंसर होगा नहीं। प्रारंभ में मूल संविधान में स्थानीय शासन की बात केवल नीति निर्देशक तत्वों में है, अन्य किसी भी आर्टिकल में नहीं है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। देखिए, संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 73वां और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में अन्य प्रयास था। तो देखिए, 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो स्थानीय शासन के लिए एक प्रयास था। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो इस समय हमारे देश में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं को गहन पुनरावलोकन किया गया कि भाई स्थानीय शासन लागू किया जाना या चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, स्थानीय शासन किस तरह से हम करते हैं, तो उनका पुनरावलोकन किया गया 1987 के बाद। आगे हम बात करें 1989 में पीके थुंगन कमेटी यानी कि थुंगन कमेटी, पीके थुंगन कमेटी 1989 में स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके थुंगन कमेटी ने 1989 में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। संविधान का 73वां और 74वें संविधान संशोधन 1992 में आए, तो उनके तहत स्थानीय शासन को संविधान में जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से। और 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी शासन से है, शहरी निकायों से है, जिसमें नगर पालिका और नगर निगम आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, इसको आप याद रखें कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन मतलब नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान क्या हैं? देखिए, जो देश में त्रिस्तरीय ढांचा होगा, अब प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 स्तरों का ढांचा है। देखते हैं कैसे। पहले पायदान पर है ग्राम सभा, दूसरे पायदान पर है ब्लॉक समिति
और तीसरे पायदान पर है जिला पंचायत। तो 3 स्तर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो पहले स्तर पर क्या होगी? ग्राम सभा, दूसरे स्तर पर होगी ब्लॉक समिति और तीसरे स्तर पर हो गई जिला पंचायत। अगला है चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि 5 साल की होती है। और तीसरा है आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। कितनी हैं? 1/3 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि प्रदेश सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सीटों में आरक्षण दे सकती है। इस आरक्षण का लाभ यह हुआ है कि आज महिलाएं सरपंच पद पर क्या कर रही हैं? कार्यरत कर रही हैं। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है आरक्षण के द्वारा। तो यह आरक्षण जो है वो इसी के तहत दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी स्थानीय शासन में बढ़े, तो महिलाएं भी सरपंच बनेंगी और महिलाएं भी अपनी जो योग्यता का प्रदर्शन है वह शासन में प्रदर्शित करती हैं। आगे हम बात करें, भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया है, परंतु सन 1996 में एक अलग कानून बनाकर पंचायती राज के प्रावधानों में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त। देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। तो देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? स्थानीय शासन के जितने भी चुनाव है वो राज्य चुनाव आयुक्त करवाता है और वह राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाता है। राज्य वित्त आयोग प्रदेश की सरकारों के लिए जरूरी है कि वो हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाए और यह आयोग मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा। तो देखिए, स्थानीय शासन की जो संस्थाएं होती हैं उनको जो पैसे उपलब्ध कराता है वह कौन कराता है? राज्य वित्त आयोग उनको पैसे उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी शासन से है, अर्थात नगरपालिका नगर निगम से है। शहरी इलाका ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी से अलग काम करते हों, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। विशेषतः अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधानों का मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग के 74वें संविधान में शामिल हैं तथा नगर पालिकाओं पर भी ये क्या है? लागू है। तो जो नियम, ज्यादातर नियम जो 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए बनाए गए हैं वह नगर पालिकाओं पर भी क्या है? लागू है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन 1994 से 2016 तक। इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव में कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। में इन चुनावों में निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वासों में भी काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्हें सरकार चलाने में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। विषयों का स्थानांतरण। संविधान संशोधन के 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया गया है। ये सारे विषय विकास व कल्याण की जरूरतों को समझते हैं। तो देखिए, पंचायती राज के जो संबंध में, पंचायतों से जो संबंध में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं और शहरी निकाय से संबंध में 18 विषय शामिल हैं। तो हम बात करते हैं स्थानीय शासन के विषय कौन कौन से होते हैं। देखिए, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से 11वीं अनुसूची संबंधित है। इसमें 29 विषय आते हैं पंचायतों से संबंधित। और कौन कौन से हैं? सड़कें, पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार एवं मेला, कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार। ये सभी विषय पंचायती राज के अधीन आते हैं, जिसमें 29 विषय होते हैं और यह 11वीं अनुसूची में है जो स्थानीय शासन के अंतर्गत विषय हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, धन के अभाव के कारण भी बहुत सारी समस्याएं स्थानीय शासन को झेलनी पड़ती हैं। जनता का जागरूक न होना, आय से अधिक खर्च कर देना, वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर होना। तो कई सारे मसले ऐसे होते हैं, कई सारे जो कार्य हैं वो इस तरीके से होते हैं जो धन के अभाव से, जनता के जागरूक न होने से और आय से अधिक खर्च करने से और वित्तीय मदद के लिए सरकार पर निर्भर होने से भी वो कार्य पूरे नहीं हो पाते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करेंगे, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या है। सरकार का कार्यभार कम होता है, उनके समय व शक्ति की बचत होती है। स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अवसर मिलता है, उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है। स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है।
स्थानीय निकायों द्वारा नवीन योजनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च व कम समय में कर पाते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना होता है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए हैं। तो अगर हम बोलें भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कब से हुई है, तो 1882 से भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत हुई है। और महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने पंचायतों को मजबूत करने पर और ग्रामीण स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया, तो वो किसको दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ये सब कार्य किया था। तो ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम बात करें स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। संविधान में स्थानीय शासन को उचित महत्व नहीं मिला। देश विभाजन के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने में रहा। नेहरू जी की अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। तो स्थानीय शासन का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था, गुटबाजी और अन्य बुराइयों के कारण इसे लागू करना ठीक नहीं समझा। प्रारंभ में मतलब स्थानीय शासन को लागू करना ठीक नहीं समझा था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में मिला। और ये संशोधन सन 1992 में संसद में पारित हुए, लेकिन लागू कब हुए? 1993 में लागू हुए। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3। शहरी विकास एवं कल्याण की जरूरतों से संबंधित 29 विषयों को 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया और जो स्थानीय शासन के तहत आती हैं। पंचायती राज संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। तो और इन संस्थाओं के लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग तो राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, जिनसे वित्तीय जो स्थितियां हैं वह मजबूत होती हैं और वित्तीय स्थितियां या वित्तीय जो गंभीरता है उसे दूर किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कम समय में स्थानीय शासन को समझा। और एनसीईआरटी पुस्तक में जो भी स्थानीय शासन का चैप्टर है, आप थोड़े से समय में उसको रिवाइज कर सकते हो। और ये जो चैप्टर किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई भी स्टूडेंट जो जीके परीक्षा संबंधित तैयारी कर रहा है या फिर पॉलिटी विषय से संबंधित तैयारी कर रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल लेक्चरर है, पीजीटी है, टीजीटी है, या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।